आज के दिन महात्मा गोडसे की याद आना सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया है। चरखासुर के बारे में बातें करते हुए एक बारी उसके बैकग्राउंड को क्रॉस वेरीफाई करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एम.के. गांधी के ऊपर जो 2 आरोप लगते रहे। पहले आरोप कि कभी ब्रिटिश ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करा, कभी सेलुलर जेल में नहीं डाली, कभी गोली नहीं मारी, कभी टाँगें नहीं तोड़ी। ऐसे क्यों करा? और उसकी इस्लाम के प्रति इतनी अंधी भक्ति क्यों थी? तो आज इन दोनों बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं उसके बैकग्राउंड के ऊपर। उसके फादर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, एक तरीके के दीवान हुआ करते थे पोरबंदर स्टेट के, और पोरबंदर स्टेट ब्रिटिश के अंदर थी, तो ब्रिटिश की दलाली खून के अंदर थी। तो इसे पहली बार जो जॉब मिलती है वो जॉब ऑफर करने वाले का नाम है अब्दुल्ला। 1893 में अब्दुल्ला ने इसे वहां भेजा, अफ्रीका, डरबन। और तब इसकी सैलरी हुआ करती थी $105 पर मंथ। आज करीब करीब 3 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से। गरीब आदमी था, बकरी का दूध पीता था, नंगे रहता था, याद है ना? जो बकरी का दूध पीता था, नंगे रहता था, नंगे पाँव चलता था, उस आदमी की सैलरी थी अफ्रीका के अंदर आज की डेट में 3 लाख रुपए पर मंथ की। और गांधी 1893 से लेके गांधी 1915 तक अफ्रीका में ही रहा। गांधी ने बोअर वार में भी ब्रिटिश का साथ दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे भी ब्रिटिश का साथ दिया। और गांधी की एक फोटो आपको मिल जाएगी सार्जेंट मेजर एम.के. गांधी के नाम से। बहुत सारे फैक्ट चेकर्स होते हैं जिनका काम होता है फैक्ट चेकिंग के नाम पे अफवाह फैलाना। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेकर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि एम.के. गांधी ब्रिटिश आर्मी में था ही नहीं। अब ये देखो, इसने बोअर वार में भी ब्रिटिश का साथ दिया, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी ब्रिटिश का साथ दिया, और ब्रिटिश ने इसे इन रिटर्न कैसरे हिंद का मेडल दिया 1915 में। मगर ये सारी बातें आज जरूरी क्यों है? ये सारी बातें जरूरी इसलिए है क्योंकि 1917 में नील खेती के साथ इसका नाम जुड़ता है, सत्याग्रह, नील के सत्याग्रह के साथ इसका नाम जुड़ता है। अगली स्लाइड में उसके बारे में बातें करते हैं। अभी पहले ये देखते हैं कि गांधी के जेल और सावरकर के जेल में क्या फर्क है। क्यों? क्योंकि गांधी ब्रिटिश के साथ लड़ते थे, सावरकर ब्रिटिश के चमचे थे। गांधी देशभक्त थे, सावरकर गद्दार थे, है ना? तो जो देशभक्त था उसको, उसकी जो जेल थी वो ये आगा खां पैलेस। आप देख रहे हो कितनी शानदार जेल है। और ये जो जो ब्रिटिश का एजेंट था, जो ब्रिटिश का एजेंट था, ये उसकी जेल है। जो नीचे है फोटो, उसमें जेल के अंदर गांधी की जो शेड्यूल है वो दिखा रहे हैं। आपको बेडशीट दिख रही होगी, एक टेबल भी दे रखा है, एक चरखा भी दे रखा है, यानी कि हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़िया नहीं है, कोलो भी नहीं चलाना पड़ रहा। बाजू में जो ब्रिटिश के एजेंट लोग थे उसकी ये कोलू बना रखी है ना? तो जहां आगा खां पैलेस को जेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, आप नाश्ते में क्या खाएंगे, खाने में क्या पसंद करेंगे, कितने पेपर चाहिए, कौन से इंक चाहिए ताकि आप किसी को लेटर लिख सके, उस माहौल, वो चीजें थी जो लोग ब्रिटिश से लड़ रहे थे। और जो ब्रिटिश के एजेंट थे उन्हें उन्हें ये कोल्हू चलाना पड़ता था। 75 ml पानी मिलती थी रोज की, और अगर तेल कम निकला तो उतनी पानी कट कर दी जाती थी। अंडमान की गर्मी के अंदर में बोरों के कपड़े पहने जाते थे, और सावरकर की जो सेल थी उसके ठीक ऊपर फांसी घर था। तो ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी जो ब्रिटिश एजेंट था। भाई जब गांधी ने अंग्रेजों से इतनी ही दुश्मनी ले रखी थी तो कभी गांधी को भी सेलुलर जेल में ले जाते ना, या सेलुलर जेल बनी ही थी उनके लिए जो ब्रिटिश के एजेंट थे। गांधी देशभक्त थे तो कभी सेलुलर जेल नहीं गए। सावरकर ब्रिटिश एजेंट थे तो उन्होंने उन्होंने 11 साल, 60 साल की सजा हुई, 11 साल उन्होंने सेलुलर जेल में काटे थे। अब आते हैं उस क्रोनोलॉजी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांग्रेस बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक क्रिश्चियन प्रमोटिंग, मतलब वो खुद ही क्रिश्चियन थे तो उनको क्रिश्चियनिटी फैलाना उनके जीन्स में था। गांधी उनकी कांटेक्ट में 1917 तक रहा। 1893 से लेके 1917 तक गांधी ब्रिटिश के कांटेक्ट में था, उसके गुड बुक में था। 1915 में गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, और 1917 में इसने चंपारण आंदोलन स्टार्ट करा। अब 1917 तक ये ब्रिटिश के कांटेक्ट में रहा। 1915 में से कैसरे हिंद की उपाधि मिली, और अचानक से ये ब्रिटिश का विरोधी बन गया। अच्छा, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोधी बन गया जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कांग्रेस बनाई थी। ये ईस्ट इंडिया के जमूरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ही लड़ने लगे, ऐसा। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ही जमूरों को कंट्रोल नहीं कर पाई। आप ये देखोगे, ये जो नील वाली कहानी है ना, नील वाली कहानी के अंदर एक पेज है। नील वाली कहानी स्टार्ट होती है 1777 में। 1777 में, यानी लगभग लगभग 150 साल पहले। और उसका बिहार से कोई लेना देना होता ही नहीं है।
वो बंगाल के नवाब के साथ स्टार्ट होती है। जो कंपनी थी, कंपनी ने बंगाल के नवाब पे दबाव डाला और बंगाल के नवाब ने वो चीज़ें स्टार्ट करी। जो प्रॉब्लम ब्रिटिश ने करीब 150 सालों से नहीं सुलझाई थी, वो इसके एक विजिट से सुलझा दी। तो ये गांधी को प्लांट करने का एक ऑर्गेनाइज तरीका था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो डरबन के अंदर जो ट्रेन से बाहर फेंकने वाली कहानी थी, वो भी इसी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा थी। गांधी को प्लांट करने की कहानी थी। गांधी ने और खतरनाक कौन से काम करे? गांधी ने लोगों को ये समझा दिया कि गीता के अंदर लिखा नॉन वायलेंस। एक आदमी जो इंडिया कंपनी की बनाई कांग्रेस का एजेंट हुआ करता था, जो वेस्टर्न कपड़े पहनता था, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 मिनट के अंदर महात्मा बना दिया। क्या करा? धोती पहनाई, हाथ में गीता दिया और हाथ में लाठी थमा दी। एक लाठी, एक गीता और एक धोती। इससे क्या हुआ? इससे एक अफ्रीका का ब्रिटिश, काला ब्रिटिश हिंदुस्तान के अंदर आके महात्मा बन जाता है। और अफ्रीका का काला ब्रिटिश हिंदुस्तान के अंदर आके महात्मा ही नहीं बन जाता, वो यहाँ के पुरानी कथाओं का विशेषज्ञ भी बन जाता है। वो बताता है लोगों को कि गीता के अंदर लिखा है नॉन वायलेंस। भाई, गीता की पहली श्लोक है, धृतराष्ट्र वाच्य के साथ स्टार्ट होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युतोत्सव। युतोत्सव का मतलब होता है युद्ध की इच्छा के लिए। मतलब ये है, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से खड़े मेरे पांडवों और कौरवों के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। तो जिस श्लोक के पहली, जिस किताब के पहली ही लाइन, 700 श्लोक की किताब है और जिसकी पहली श्लोक ही युद्ध से शुरू होती है, उसके अंदर नॉन वायलेंस लिखा है ना। ये बातें किसी ने समझाई, ये बड़ी बात नहीं है। ये बातें लाखों करोड़ों लोगों ने समझ ली, ये बड़ी बात है। तो गांधी का नुकसान ये नहीं था कि उसने पाकिस्तान बना दी। गांधी का नुकसान ये नहीं था कि वो ब्रिटिश की दलाली करता था। गांधी का नुकसान ये नहीं था उसने मुसलमानों के हित में काम करे। गांधी का नुकसान ये था कि उसने हिंदुओं को उसके ही शास्त्रों से विमुख कर दिया। उसने हिंदुओं को उसके ही शास्त्रों की गलत व्याख्या समझा दी। कहते से जो जो 7 नवंबर 1921 को हुई थी, एक पीरियड है, एग्जैक्टली इसकी डेट बताई नहीं जा सकती, 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया। कम्युनिस्टों को ही पुरानी प्रॉब्लम कि जिनको मारा गया, पहले तो ये घटना हुई नहीं है, अगर घटना हो गई तो जिनको मारा गया वो सप्रेसर थे। उन्होंने कहा कि वो लोग जमींदार थे। अरे पागल हो क्या? एक गांव में 10,000 जमींदार रहते हैं? ये कौन सा गांव था? ये कौन सा गांव था भैया जिसमें 10,000 जमींदार रहते थे? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था तो उसके दिमाग में शोक था। पागल हो क्या? दिमाग में नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है? तो गांधी ने क्या करा? जो जिस गांधी को लेके सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, उसी गांधी ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करा था। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट क्या थी? कि तुर्की के लोग किसे अपना शासक चुने, ये डिसाइड करने का अधिकार तुर्की के मुसलमान को नहीं है। ये डिसाइड करने का अधिकार गांधी को है और हिंदुस्तान के मुसलमान को है। हिंदुस्तान के मुसलमान बताएंगे कि तुर्क में शासन किसका होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। किसकी? किसकी राइट ऑफ एक्सप्रेशन है भाई? गांधी की या हिंदुस्तान के मुसलमान की? और हिंदुस्तान के मुसलमान का तुर्क से क्या लेना देना? उसके बुआ का घर लगता था वो। तो तुर्क के लोग किसे अपना शासक माने नहीं माने, इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने एक मूवमेंट चलाई और गांधी ने उस मूवमेंट में उसका साथ दिया। गांधी मुसलमान था क्या? जो बाजू की फोटो है उसमें एम के गांधी वायसराय इरविन के साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं। ध्यान है कि गांधी जो है वो ब्रिटिश से लड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे थे, भगत सिंह भी लड़ रहे थे, सावरकर भी लड़ रहे थे। तो ऐसे एक आधा फोटो सावरकर के साथ भी होनी चाहिए, एक आधा फोटो। और सावरकर तो ब्रिटिश के एजेंट थे ना, तो सावरकर की तो ऐसे तीन चार फोटो होनी चाहिए। खुदीराम बोस की होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद की होनी चाहिए। मतलब हमें कोई फोटो मिली नहीं। अगर आपको मिल जाए ऐसी कोई फोटो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, फोटो की लिंक डाल देना, तो हमें, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। कई सारे फैक्ट चेकर्स बताएंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और ये जो न्यूज लॉन्ड्री और इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या कहेंगे, नीचे में लिख देंगे, उन्हें लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लीगल एक्शन ले ले मेरे ऊपर, तो नीचे लिख देंगे कि सदानंद की हत्या तो हुई थी लेकिन अब्दुल राशिद ने हत्या करी थी, ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा। भाई, अब्दुल रशीद को सजा हो गई थी, है ना। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसके लिए हम जिम्मेदार है क्या? तो ये फैक्ट चेकर्स होते हैं। ये फैक्ट चेक क्या करते हैं? ये अफवाहों को प्रोपेगेट करते हैं। तो गांधी ने कहा, एक भरी सभा के अंदर कहा कि वो अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता है और वो अब्दुल रशीद से नाराज नहीं है, बल्कि वो ये सोच रहा कि अब्दुल रशीद के अंदर इतनी नफरत आई कहाँ से। बहुत बढ़िया, क्या फिलोसफी है ना। लेकिन यही फिलोसफी भगत सिंह के साथ क्यों नहीं हुई? उसने ये क्यों नहीं कहा कि भगत सिंह ने बम फेंका, ये तो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि भगत सिंह के अंदर इतनी नफरत कहाँ से आई। तो भगत सिंह मेरे भाई है, मैं भगत सिंह को नफरत की नज़र से नहीं देखता। ऐसा बोल सकता था ना गांधी। इसमें वल्ला फुल्ला घुसड़ दिया, रघुपति राघव राजा राम, है ना, ईश्वर ईश्वर वल्ला वल्ला वल्ला, वो सारी चीज़ें गांधी ने घुसड़ दी इसमें।
गांधी ने हिंदू ग्रंथों के अंदर वल्ला फल्ला घुसेड़ दिया, और जब गांधी से पूछा उसने कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एप्रिसिएबल। तो फिर अजान के अंदर राम डाल देते ना, दिन में 5 बारी करते, उससे हिंदू मुस्लिम एकता और 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाती। कि महात्मा गोडसे को किसी ने सुपारी नहीं दी थी। महात्मा गोडसे ने कहा था मेरा मेरा मेंटल चेकअप करा लो, अगर मैं पागल हूँ तो तुम मुझे फांसी नहीं दे सकते, और अगर मैं मेंटली ठीक हूँ और मुझे किसी ने सुपारी भी नहीं दी तो मैंने ये काम क्यों कर, बताओ। और सही बात है। एक बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि कांग्रेसियों ने बता रखा है कि भाई चरखा चलाने से ब्रिटिश भाग गए थे। तो अगर ब्रिटिश चरखा चलाने से भाग गए थे तो फिर तुमने हथियारों की फैक्ट्री क्यों लगाई? चरखे की फैक्ट्री लगा लेते, आर्मी क्यों बनाई, आर्मी के हाथ में चरखा थमा देते। और बफोस क्यों लिया भैया? तुम तो कह सकते थे ना कि हमारे यहाँ तो 300 साल 200 साल बैठे अंग्रेज भाग गए चरखों से, तो बफोस की जरूरत क्या है, इतने पैसे क्यों लगाए? बफोस की जगह चरखे खरीद लेते, चरखे बना लेते। बल्कि फ्रांस को भी कहते कि तुम इनके ऊपर पैसे मत लगाओ, ये चरखा लो, चलाओ, आराम से चीजें हो जानी है। तो एक बार श्रद्धा के साथ बोले महात्मा गोडसे की जय,